स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक ख़ास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो एनिसेंट हिस्ट्री का एक वो यहीं से माना जाता है, यानी कि भारत पे आक्रमण कई सारे हुए, लेकिन जब सिकंदर आया तो सिकंदर ने कई तरह के युद्ध जीते भारत में, और उसके बाद से उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं सिकंदर के बारे में कि सिकंदर क्या था, सिकंदर ने कैसे आक्रमण किया भारत पे, और क्या ऐसी स्थिति आई कि वह बिना युद्ध किए किसी कारणवश चला गया। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आइए सबसे पहले जानते हैं कि सिकंदर भारत पे किस नीति से आया था। तो सिकंदर का मकसद यही था कि वह भारत में जाए और भारत से बहुत सारा धन लेकर के वह अपने देश यूनान में चला जाए, कि मकदुनिया का रहने वाला था सिकंदर। सबसे पहले बात की जाए सिकंदर का, तो सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनके पिता थे फिलिप द्वितीय, जो मकदुनिया का एक छोटा सा शासक थे। और बाद में क्या हुआ था कि बाद में जब वहाँ इनके पिता फिलिप द्वितीय का मृत्यु हुआ, तो मृत्यु के बाद सिकंदर गद्दी पे बैठा। उस समय वह 20 वर्ष का था, और यह गद्दी में 336 ईसा पूर्व में बैठा, और जिसका उम्र 20 वर्ष था उस समय। उसके बाद से यह युद्ध में भाग लेना तब प्रारंभ किया, 334 ईसा पूर्व से लेकर 330 ईसा पूर्व तक यह युद्ध में भाग लिया। और युद्ध में भाग लेने के उपरांत ही इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते, और यह ईरान में जो युद्ध में भाग लिया, सबसे पहले ईरान में युद्ध में भाग लिया था। उसके बाद से यहाँ पे सिकंदर हो गया। जन्म 356 ईसा पूर्व, पिता इनके थे फिलिप द्वितीय, मकदुनिया का शासक था। गुरु इसका नाम, गुरु जो थे इनके सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, जो 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहे, जो यूनान के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, जो भौतिकी में भी उनके पास ज्ञान था, अर्थशास्त्र भी जानते थे, राजनीति के ज्ञाता भी थे। यानी कि एक तरीके से तुलना किया जाए तो चाणक्य की तुलना ही किया जाता है अरस्तु से। और अरस्तु के गुरु थे प्लूटो, इनके गुरु थे। सबसे पहले देखिए सिकंदर जब युद्ध जीतना शुरू किया तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। तो ये बचपन में जब सिकंदर था तो सीधा बोलते थे, सिकंदर बाहर आओ, बाहर आओ, ऊपर देखो आसमान में देखो, आसमान में जिस तरीके से चांद चमक रहा है उसी तरीके से तुमको चमकना है, तुम्हें विश्व विजेता बनना है। तब से सिकंदर ने ठान लिया कि मुझे विश्व विजेता बनना है, और वह विश्व विजेता बनने की ओर अग्रसर होने लगा। धीरे धीरे वह मकदुनिया का शासक बना, मकदुनिया पे राज किया, और मकदुनिया के बाद वह धीरे धीरे ईरान, इराक और तुर्की, जो उस समय तुर्की को एशिया माइनर देश कहा जाता था, यानी कि उस समय तुर्की बहुत शक्तिशाली देश था। एग्जाम में भी आता है एशिया माइनर कौन सा देश कहलाता था, जो तुर्की था। और सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की और इराक, यहाँ तक कि ईरान को भी जीता। उस समय क्या था, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत के प्रति उसका जिज्ञासा बढ़ने लगा। क्योंकि क्या था कि पहले जो लोग आए थे भारत में, उन्होंने कहा कि भारत के पास बेहद धन दौलत है। इसी उद्देश्य के साथ सिकंदर भारत आता है, और इतिहास के पिता हेरोडोटस का कहना है कि सिकंदर जो था वो धन कमाने के लिए आया था, और बाकी यूनानी जो इतिहासकार थे उनका यह मानना था कि सिकंदर सिर्फ धन कमाने के उद्देश्य से आया था। तो यह भारत पे आक्रमण करता है। उसके बाद यह आता है, सबसे पहले यह आता है तक्षशिला की धरती पर, और वहीं से यह आक्रमण करता है। और सिकंदर खैरब दर्रे से होकर के, एग्जाम में आता है कि सिकंदर खैरब दर्रे के रास्ते से सिकंदर भारत के तक्षशिला धरती पर पहुंचता है, और वहां का राजा थे अम्भी, और पंजाब के जो राजा थे उनका नाम था पोरस। यहाँ पे क्या हुआ कि सिकंदर को लगा कि जैसे मैंने दुनिया जीता है वैसे भी मैं भारत पे आक्रमण कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ जैसे ही वो आता है खैरब दर्रे से होकर तक्षशिला की धरती पे पहुंचता है, उन्होंने तक्षशिला से कहा है, तक्षशिला की धरती तुम मुझे अपना राजा स्वीकार करो, वरना यहाँ तक्षशिला की सीमा से होकर गुजरने वाली सभी नदियों में खून की लहू बहा देंगे। तो यह बात सुनकर के अम्भी डर गए, और अम्भी ने अपनी पूरी जनता के साथ, अपनी सेना के साथ सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसको देख करके पोरस के मन में थोड़ा सा डर हुआ, क्योंकि वह तक्षशिला और पंजाब एक दूसरे के समीप थे, और वह झेलम नदी के किनारे बसे थे। इसको देख करके पंजाब के राजा पोरस ने कहा कि नहीं, हम सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हम भी युद्ध करेंगे। इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि हमें युद्ध करना ही करना है। सिकंदर ने अपने एक राजदूत यानी सेनापति को भेजा वहाँ पे पोरस के पास, और कहा कि
तुम या फिर हमसे युद्ध करो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। यह बात सुनकर के पोरस के मन में बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जाकर कह दो सिकंदर से कि जब तक जीवित हैं तब तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। सिकंदर यह बात सुनते हुए सीधा आक्रमण कर देता है पोरस के पंजाब वाले क्षेत्र पे। यहाँ भयंकर युद्ध होता है। झेलम नदी के किनारे दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी होती है। इस युद्ध का नाम वितस्तता का युद्ध कहा जाता है। वितस्तता का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को वितस्तता का युद्ध कहा जाता है। जो झेलम नदी के किनारे यहाँ पे युद्ध किया गया। सबसे पहले क्या था, पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध वितस्तता का युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। इसके पीछे कई सारे रहस्य हैं। दूसरा बात यह है कि जैसे जैसे यह बढ़ता गया, झेलम नदी के किनारे यहाँ पे ये दोनों सेनाएं यहाँ पे आमने सामने थी। सिकंदर यहाँ पे आ चुका था। दोनों राजा अम्भी आत्मसमर्पण कर चुके थे और पोरस यहाँ पे अपने प्रांत की रक्षा कर रहे थे, अपने राज दरबार की रक्षा कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि पोरस को लगा कि अम्भी और हम मिल करके सिकंदर को हरा लेंगे, लेकिन अम्भी इतना डर गया क्योंकि वह विश्व विजेता था। दुनिया उसके नाम से डरती थी। जब वह भारत के तट पे आया, तक्षशिला की धरती पे आया, झेलम नदी के किनारे आया, उन्होंने ऐलान कर दिया कि या फिर हमारे सामने आत्मसमर्पण करो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। अम्भी डर के आत्मसमर्पण कर दिया। पोरस के साथ युद्ध हुआ। युद्ध दोनों तरफ से हुआ। पोरस के पास बहुत सारी हाथियों के साथ अपनी सेना को लेकर के वह झेलम नदी के किनारे भेज देते हैं और दोनों में भयंकर युद्ध होता है। सिकंदर आक्रमण करता है और विजयी पाता है। 326 ईसा पूर्व में भारत में विजयी पाता है और सबसे पहला वहां जीतने वाला था, उसका स्थान था जो तक्षशिला था। तक्षशिला पे बहुत हाहाकार मच गया जब सिकंदर आ गया। उसके बाद से पंजाब, और देखिए यह एग्जाम में पूछता है कि पंजाब और तक्षशिला जो राज था, इसके राजा कौन थे? तो तक्षशिला के राजा अम्भी थे, पंजाब के राजा पोरस थे। यह दो नदियों के बीच में इनका राज था, झेलम नदी तथा चिनाब नदी। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पे विजयी पाता है और अम्भी से बिना युद्ध किए अम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया। पोरस के साथ युद्ध होता है और युद्ध के दिन भारी बारिश होती है। इस प्रकार सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत में विजयी पाया और पोरस के साथ युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर तो विजयी रहा, लेकिन सिकंदर का मानना था कि अगर उस रात बारिश नहीं हुई होती तो युद्ध सिकंदर नहीं पोरस ही जीतता। यहाँ पे हो जाता है कि जब पोरस के पास संदेशा भेजा गया कि आप आत्मसमर्पण कर लीजिए, तो पोरस ने कहा कि मैं गर्दन कटाना मंजूर है मुझे, लेकिन मैं सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूँगा। यह बात उसके दोस्त ने समझाई। सिकंदर के राजदूत ने उसके दोस्त को बुलाया, पोरस के दोस्त को बुलाया और पोरस के दोस्त ने पोरस को समझाया कि आप उसके सामने आत्मसमर्पण कर दो। यह बात सुन करके पोरस ने कहा कि यही बात किसी और ने कही होती तो हम उसके गर्दन को तलवार से काट देते। फिर उसके दोस्त समझाते हैं, कहते हैं कि आपसी विवाद में जो हमारी प्रजा है उसका लहू बह रहा है, इसको ध्यान में रख करके पोरस सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वह सिकंदर से आत्मसमर्पण के लिए उसके पास जाता है। धीरे धीरे सिकंदर के पास जाता है। जैसे जैसे कदम बढ़ाता है, मानो कि अपनी गर्दन नीचे किए हुए, माथे पे पसीना लिए हुए, आंखों में आंसू लिए हुए पोरस ये सोचते हुए सिकंदर के पास जाता है कि हम जीवित होते हुए भी अपनी मातृभूमि की रक्षा न कर सके। और पोरस वहां जाता है और सिकंदर पूछता है पोरस से कि पोरस तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। पोरस कहते हैं आंखों में आंखें डाल करके कि सिकंदर, एक राजा एक दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसे ही मेरे साथ व्यवहार करो। यह बात सुनकर के सिकंदर आश्चर्य रह जाता है और पोरस से इतना प्रभावित हुआ था कि पोरस से दोस्ती का प्रस्ताव रख देता है। पोरस ने भी इस दोस्ती के प्रस्ताव को नहीं ठुकराया, दोस्त बनाया और बदले में पंजाब प्रांत को उसको उपहार स्वरूप दे दिया। इसके बाद धीरे धीरे यह दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। ब्यास नदी के किनारे
सिकंदर की सेना पहुंच जाती है तक्षशिला की धरती से होते हुए पंजाब की धरती से सीधा या ब्यास नदी के किनारे पे पहुंचते हैं और सीधा यहीं से सिकंदर का विचार था कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ पे क्या था, ब्यास नदी के किनारे आते आते सिकंदर की सेना काफ़ी थक चुकी थी। सिकंदर की सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया। सिकंदर ने कहा, मेरे जवानों आगे बढ़ो, बस मंजिल 4 कदम पे है। यही सिकंदर की यही बात थी कि वह अपनी सेना के साथ लगातार 19 महीने तक युद्ध में रहा था। जब वह भारत में आया 326 ईसा पूर्व में भारत में आया था, उसके बाद लगातार 19 महीने तक युद्ध लड़ा और भारत जाते समय उन्होंने भारत 325 ईसा पूर्व में गया। लगभग भारत में वो 19 महीने रहा था और इसी दौरान उसके सैनिक इतने थक गए थे कि वह युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। वो अपने घर जाना चाहते थे लेकिन सिकंदर जाने नहीं देता था। लेकिन ब्यास नदी के किनारे उसके सैनिकों ने साफ मना कर दिया और वहाँ से सिकंदर अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा क्योंकि उनकी सेना उसकी साथ नहीं दे रही थी, जिस वजह से सिकंदर को वापस जाना पड़ा। यहाँ पे वापस जाने के कई मकसद हैं। मकसद ये था कि कई इतिहासकार बताते हैं कि मगध साम्राज्य में उस समय नंद वंश का राज हुआ करता था और उसी दौरान चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में रणनीति बन रही थी क्योंकि धनानंद को गद्दी से हटा करके वहां चंद्रगुप्त मौर्य को शासन के रूप में देना था। यहाँ पे चाणक्य ने क्या किया, कई इतिहासकार बताते हैं कि चाणक्य ने क्या किया कि सिकंदर की सेना में शामिल होकर के चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य सिकंदर की सेना में शामिल होकर के सेनाओं के खिलाफ एक अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि जो भी मगध की सीमा के पार करके जाता है वह मर जाता है, यानी कि वहाँ पे दैवीय शक्ति है। इस बात से डर गए थे। सिकंदर को जब पता चला तो अपने कुछ सैनिकों को मगध की सीमा के पास भेजा, मगध में प्रवेश कराया और वहाँ जब उनकी सेना गई तो जितने सेना गए थे उनकी सारी टीम मर गई थी। इसका वजह बताया जाता है चाणक्य के पास इतनी बुद्धि थी कि मानकर चलो हर चीज़ में वो चतुर थे, निपुण थे। जहर बना देते थे, कोई 10 दिन में मर जाता था, कोई अभी देते थे अभी मर जाता था, कोई महीना दिन में मरता था। उनके पास अलग अलग तरीके के जहर होते थे। अब किसको मारना है उनके पास उतना तकनीक था। जैसे सेना भेजते गए सिकंदर उनकी ही सेना में शामिल होकर वहाँ के लोगों के बीच में अफवाह फैला करके सेना में विद्रोह पैदा कर दिया, जिस वजह से सिकंदर अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा, जिस वजह से वहाँ पे मगध साम्राज्य में बिना युद्ध लड़े वह आपस आने का निर्णय ले लिया। यहाँ पे उसकी सेना 2 भागों में बट गई। सिंधु नदी पे आते आते 2 भागों में बट गई। एक सेना की टीम थी जो जल मार्ग से गई, दूसरा वो थल मार्ग से गई। जल मार्ग और थल मार्ग से सेना गई। सिकंदर वो थल मार्ग से आ रहा था। रास्ते में फिर आते आते जब उसने विचार किया कि हमें अब वापस जाना चाहिए तो एक दरवाजे के पास जाते हैं, घर के पास जाता है। वहाँ दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है, दरवाजे से एक औरत आती है और बोलता है कि माँ मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। तो वह महिला जो आती है वह उसको थाली में सोने और जेवरात लेकर आती है। सिकंदर कहता है कि मैं इसे नहीं खा पाऊंगा। तो माँ कहती है कि जिसके लिए तुम दुनिया में कत्लेआम मचा रहे हो, इस तलवार के धार पे जो खून की बूंदें लगी हैं यह सब मनुष्य की ही है, किसी जानवर की नहीं है। तुम निहत्थे लोगों के ऊपर हथियार चला रहे हो, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची है। यह बात धीरे धीरे आगे चलता गया। सिकंदर को ये सब चीज़ें समझ में आने लगी और वह ब्यास नदी से वापस आने लगा। सिकंदर को लगता था कि मैं मगध साम्राज्य पे युद्ध करूं, लेकिन उसकी सेना नहीं लड़ना चाहती थी। वजह था उनके मन में एक डर पैदा हो चुका था, जिस वजह से उसकी सेना यानी सिकंदर की सेना वापस आने लगी और सिंधु नदी पे 2 भागों में बट गई, जल मार्ग तथा थल मार्ग। और सिकंदर अपनी सेना के साथ ब्यास नदी से वापस अपने देश जाने का फैसला ले लिया और वहीं से इसका तबीयत खराब होना शुरू हुआ और तबीयत खराब उसका बेबीलोन में हुआ और 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। मात्र 32 वर्ष की उम्र में दुनिया जीतने का सपना देखने वाला सिकंदर मात्र 32 वर्ष की उम्र में मर गया। जो विश्व विजेता था, जो सपने देखा करता था कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, आखिर भारत की मातृभूमि पर आकर के सिकंदर कई राज्यों में बिना युद्ध लड़े वह वापस चला गया और अंत उसका 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन की धरती पे
उसकी मृत्यु हो गई। मात्र 32 वर्ष की उम्र में वह दुनिया जीतने का सपना देखता था। सबसे पहले एक और नज़र देख लेते हैं। जन्म उसका 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो मकदूनिया का शासक था, और मकदूनिया के शासक के रूप में वह अच्छा खासा शासक था। और उसकी मृत्यु के बाद गद्दी पे 336 ईसा पूर्व पे बैठा सिकंदर, और वहीं से सपना देखा विश्व विजेता बनने की तरफ। और भारत में जाकर के वह बहुत सारा प्रभाव छोड़ा। और वहाँ पे भारत में क्या था कि भारत में सिकंदर के आक्रमण के पहले, यानी यूनानी सेना और मकदूनियाई आक्रमणकारियों के पहले, यहाँ के राजाओं के पास एक खासियत थी कि यहाँ के राजा घोड़े कम यूज करते थे, कम प्रयोग करते थे घोड़े का, हाथियों का प्रयोग ज़्यादा करते थे। मान्यता ये था कि हाथियों की संख्या जितनी ज़्यादा है वह राजा उतना ही शक्तिशाली है। लेकिन यह साबित सिकंदर ने कर दिया पोरस के साथ युद्ध में, क्योंकि दलदली जमीन पे हाथियों ने उसका साथ नहीं दिया और पोरस वहाँ पे हार गया। सिकंदर भी यही कहता था कि अगर उस रात बारिश नहीं हुई होती तो पोरस के हाथों हमारी हार हो गई होती। सिकंदर अपनी सेना के साथ वापस जाने लगा। सिकंदर की सेना जब जल मार्ग और थल मार्ग में बट गई तो फैसला यह हुआ कि वह कहाँ से जाया जाए। तो थल मार्ग का जो नेतृत्व कर रहे थे वो क्रेटेरस थे, और जो जल मार्ग का नेतृत्व कर रहे थे नियार्कस थे। यह एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी है, पूछा भी जा सकता है। एग्जाम में कई तरह के प्रश्न आते हैं कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई, तो बेबीलोन में हुई 323 ईसा पूर्व में। उसका जन्म कब हुआ, 356 ईसा पूर्व में। तो पहले क्या था, उल्टा चलता था। 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई और 356 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ। इराक अपनी गद्दी पे, पिता के मृत्यु के बाद अपनी गद्दी पे 336 ईसा पूर्व में बैठा, युद्ध में भाग लिया। वह 334 ईसा पूर्व से युद्ध में भाग लेने लगा, और वह भारत से जाते जाते यहाँ पे कई सारे प्रभाव छोड़े। तब के राजा मानने लगे कि घोड़ों की संख्या में वृद्धि किया जाए, और वहाँ पे सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे। एक नगर एक बुकेफाइला था और दूसरा था निकाया नगर। निकाया नगर जो विजयनगर भी कहलाता है, और बुफेला जो था झेलम नदी के किनारे था। निकाया क्या था, यह पोरस के साथ युद्ध में जीता था, तो उसी के उद्देश्य में, यानी कि जीत के खुशी में निकाया नगर बसाया था, जो विजयनगर में आता है। सिकंदर के आक्रमण के कई प्रभाव हैं। भारत के राजा हाथी इस्तेमाल करने लगे। सिकंदर की सेना में के जैसे वो रणनीति लेकर चलाया, और यहीं ब्यास नदी के किनारे मगध साम्राज्य शुरू होता था, और यहीं से सेना लेकर के वापस चला गया। तो ये सिकंदर का दौर था। फिर 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन की धरती में उसकी मृत्यु हो जाती है, और इस तरीके से सिकंदर का साम्राज्य समाप्त होता है, और यहीं से सिकंदर की कहानी खत्म हो जाती है। सिकंदर मात्र 19 महीने भारत में रहा था, कई प्रांत जीते नहीं थे, 2 शहर बसाया था, बुकेफाला जो झेलम नदी के किनारे है, और एक निकाया नगर था जो पोरस के साथ युद्ध में जीता, उसके उपहार के स्वरूप निकाया शहर बसाया था। तो इतना आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नियमित रूप से मैं लेकर आते रहूँगा आप लोगों के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, कई सारे प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ मैं एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।